हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल बोल कैगर्स में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद भी मेरी वीडियो आ रही है आपके सामने, बट कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, कभी वीडियो में देरी हो जाती है। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से कि रिक्वेस्ट समझें कि वीडियो में देरी हो सकती है किसी वजह से भी, बट लेकिन जब भी मेरी वीडियो आए तो उसको देखें जरूर एंड तक, ठीक है। काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो रहती है। तो ठीक है, हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है विकास के सिद्धांत। इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो हमारी जो वीडियो थी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर थी, जिस पर हमने चर्चा की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक के साथ। आज हम एक उसी से संबंधित एक नया टॉपिक है जो है हमारे यहाँ विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर आप देखेंगे कि कम से कम 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं पीरियड के अंदर, या और भी कोई टेट होते हैं, चाहे वो ईट का हो या उत्तराखंड का टेट हो, जो भी टेट होंगे सभी में इस तरह क्वेश्चन देखने को इस पार्ट से मिलते हैं। चाहे पेडोलॉजी बेस्ड भी हो सकते हैं या डायरेक्ट भी क्वेश्चन मिल सकता है इससे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं विकास के सिद्धांत की। इसमें सबसे पहले सिद्धांत की बात करें हम आप लोगों से, तो सबसे पहले आता है विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक चीज और, आप ये सिद्धांत शुरू करें उससे पहले मैं एक बात बताने और चाहूंगा आप लोगों से कि ये विकास के सिद्धांत है, इससे मतलब क्या है। जैसा आपने पीछे टॉपिक में देखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंस था उस पर हमने चर्चा की थी, बट विकास के सिद्धांत में से मतलब यहाँ पर यह है कि व्यक्ति या प्राणी या बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो वो किन किन अवस्थाओं से किन किन स्टेप्स में होता है, उसके स्टेप्स क्या है, किस किस स्टेप से वो डेवलपमेंट होगा गुजरता है। एक टीचर को जानना ये सब बहुत जरूरी होता है, इसलिए इस चीज को रखा गया है यहाँ पर। तो विकास के सिद्धांत में आप देखेंगे कि विकास किन के चरणों से होकर गुजरता है और किस प्रकार से विकास होता है, उसी पर हमारी चर्चा रहेगी। तो पहला जैसा है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये जो थ्योरीज ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, तो नाम है यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान। इसको जो आप देख रहे हैं कि हरलॉफ ने दिया था इसके लिए, तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं जिन पर ज्यादा काम किया है तो उसके नाम से वो सिद्धांत आ गया है, बट किसी के नाम नहीं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने दिया है, बट कभी आ जाए एक अलग बात है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है। तो समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है वो ये बताता है आप लोगों के लिए कि प्रत्येक जीव जाति जो होती है वो अपनी जाति के अनुसार ही जो अपने जो अन्य मेंबर्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो अपनी एक जीव जाति के अनुसार ही होता है। जिस जाति को बिलोंग करते हैं, जिस परिवेश से होते हैं, उसी प्रकार से उनका विकास होता है और उसी क्रम में विकास उनका होता है, उसी गति से उनका विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि जैसे अगर हम देखें मनुष्य के जो बच्चा, जो शिशु शैशवावस्था में जो बच्चा होता है तो उसको चलने में कम से कम 6 महीने या 1 साल का वक्त लग जाता है। उसी प्रकार से बोलने की गति में भी उसकी इसी तरह से गति धीमी होती है बोलने की भी। 1 साल के अंदर ही उसके अंदर सारे डेवलपमेंट हम दिखाई देते हैं। बट जानवरों में हम अगर इसी चीज को देखें तो जानवरों में क्या होता है कि वो जानवर जो होते हैं या अन्य और कोई जीव जंतु होंगे तो तुरंत ही पैदा होते ही उनके बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। गाय भैंस के बच्चों को आप देखेंगे, जनरली हम आप देखते हैं एकदम उठकर ही चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। पेड़ पौधों में भी हम इसी तरह से देखें तो पेड़ पौधे होते हैं तो जो जितना लंबा पौधा है उतनी लंबी उसके और पौधे पेड़ बनते हैं वो जाकर, और जो छोटे होते हैं और कद काठी जिसकी जितनी होती है वो उसी प्रकार से डेवलपमेंट उनके अंदर होता है। तो जो डेवलपमेंट की गति क्या होगी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस जीव जाति को बिलोंग करता है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जीवधारी होता है वो अपने जैसे ही प्राणियों में, जैसे जिस जाति धर्म उससे है अपनी उसी के अनुसार वो अपना विकास करता है। अब दूसरा सिद्धांत हमारा क्या आता है, ये है हमारा क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो दिया था सिल्ले एवं गैसल ने दिया था। इस क्रमिक विकास का सिद्धांत में यह बताया गया कि विकास जो की प्रक्रिया है वो एक क्रम अनुसार प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता विकास में एक निश्चित क्रम है, तो अब वो क्रम है क्या। अभी आपने देखा कि विकास के समान प्रतिमान के सिद्धांत में तो क्या है, गति सबकी अलग अलग हो सकती है। विकास की प्रत्येक जीवधारी की विकास की गति अलग अलग है अपनी जाति के अनुसार। बट ये सिद्धांत ये क्या कहता है, क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीवधारी में होता है वो गति भले से अलग हो, लेकिन अब जो क्रम होगा वो उस एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में डेवलपमेंट होगा। मतलब क्या है, जैसे बच्चा आप देखते हैं कि पहले क्या है रोता है जनरली शैशवावस्था में जब होता है तो बच्चे
कि हम जो अनुमान लगाते हैं उसकी नीड्स क्या है, तो बच्चा रोकर ही अपनी बातों को बताता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे हंसना शुरू करता है। रोना हंसना ये प्रक्रिया एक साथ ही चलती है उसकी अक्सर, बट शुरू में स्टार्टिंग में आप देखेंगे रोता ही रोता है केवल, फिर वो धीरे धीरे हंसना शुरू करा तो हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसे कोई चीज मिल गई है, कुछ चीज चाहता है, कुछ दे देते हैं, तो वो हंसना शुरू कर देता है। फिर वो धीरे धीरे क्या है, सुनता, आवाज को पहचानना शुरू कर देता है ना, अपनी माँ की आवाज को बहुत जल्दी से पहचानेगा। फिर धीरे धीरे अपने जो उसके और अन्य मेंबर्स होते हैं, फादर हो या उसके और भाई बहन हो, उनकी आवाज को पहचानना शुरू कर देता है ना। कोई हम ताली बजाते हैं उसको पहचानना शुरू करता है, किधर से आ रही है, अपनी गर्दन का मूवमेंट करता है। फिर धीरे क्या करता है, उसी क्रम में वो सुनने के बाद फिर उसमें वो मतलब तोतला के बोलना शुरू करता है, आधे अधूरे अक्षरों को बोलता है, तब जाकर कहीं उसके अंदर भाषा का विकास होता है। तो ये विकास क्रमिक विकास का सिद्धांत कहलाता है कि विकास जो होता है, चाहे वो हम शारीरिक, ये क्या एक ऑर्डर था, एक तरह से मानसिक विकास का ऑर्डर था। अगर हम शारीरिक विकास को लें तो शारीरिक विकास में भी बच्चे का इसी तरह से हुआ। धीरे धीरे बच्चा क्या है, पहले करवट बदलता है, फिर किसी और उठना सीखता है, फिर क्या किसी चीज के सहारे खड़ा होता है ना, उंगली पकड़कर चलना सीखता है, फिर उससे पहले घुटनों के बल चलता था। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, उसमें एक सिस्टमिक एक जो होता है सिक्वेंस होती है, उसी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो डेवलपमेंट उसके अंदर होता है। तो सिद्धांत हमारे यही बताते हैं कि सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत हुआ, इसमें उसके अकॉर्डिंग विकास अपनी जीवधारी के अकॉर्डिंग अपने अपने क्रमिक विकास का सिद्धांत कहता है हमसे कि एक क्रम में विकास हुआ। अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला सिद्धांत कहता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत जो है आपस में ये बताता है कि जितने भी विकास की अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी, मैंने बताई थी आप लोगों के लिए, कि शैशवावस्था है या बाल अवस्था है या आपके किशोर अवस्था है, ये तो विकास की स्टेजेस हो गई। अब इन सभी स्टेज में हम देखें कि जो विकास के एस्पेक्ट्स होते हैं, विकास के जो पक्ष हैं, उनमें हम देखें जैसे आपका शारीरिक विकास हुआ या फिर मानसिक विकास है या फिर आपका सांवेगिक विकास है, भाषा विकास है, ये सारे विकास क्या है, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इनमें आपस में कोरिलेशन होता है। तो संबंध का सिद्धांत ये कहलाता है कि ये सारे विकास के जो पक्ष है वो आपस में संबंधित होते हैं। मतलब ये है इस बात का कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं होगा, शारीरिक विकास सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जैसे स्वस्थ, अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होगा कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो और सारे विकास की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है। सबसे पहले तो मानसिक विकास पर इफेक्ट पड़ जाएगा। शारीरिक विकास अगर नहीं होगा, बच्चे अक्सर कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने जाते हैं तो उसमें क्या कुछ में बीमारी जल्दी से आ जाती है, इम्यूनिटी पावर कम होती है बच्चों की जैसे की, तो या और भी कोई वजह हो सकती है उनके। तो शारीरिक विकास अगर किसी वजह से भी अवरुद्ध हो जाएगा उनका, तो उनका मानसिक विकास पर इफेक्ट पड़ेगा। मानसिक विकास जब गड़बड़ा जाता है तो बच्चे के अंदर फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, तो उसके सांवेगिक विकास सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसमें बड़ी जल्दी से एकदम गुस्सा की प्रवृत्ति आती है, गुस्सा होने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी उसमें चोरी करने सीख जाते हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं उनमें अंदर जब, तो उसी पे फिर उनमें वही चीज क्या, फिर नैतिक विकास को डिस्टर्ब करने लगती है, फिर वही चीज सामाजिक विकास को डिस्टर्ब करती है। तो आप देखेंगे कि परस्पर संबंध का मतलब है कि ये सारे विकास की जो एस्पेक्ट्स हैं, सारे आयाम हैं, ये सब क्या है, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अगर एक में प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे में प्रॉब्लम होनी स्वाभाविक हो जाती है। तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है बच्चे का, तभी आगे के सभी डेवलपमेंट उसमें सही प्रकार से होते हैं। चौथी जो विकास की का जो सिद्धांत है वो कहलाता है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो होता है वो प्रत्येक अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे आपने देखा कि हम देखते हैं कि शैशव अवस्था जो विकास जैसे शैशव अवस्था है, फिर बाल अवस्था, किशोर अवस्था तक हम अगर देखें तो शैशव अवस्था में विकास की जो गति होती है वो सबसे तीव्र होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो किसमें, तो अगर हम देखें कि शैशव अवस्था में विकास की गति सर्वाधिक होती है, ठीक है, और उसके बाद हम देखें फिर वो बाल्य अवस्था में कम हो जाती है, और फिर किशोर अवस्था में और धीमी हो जाती है। मतलब ये है कि शैशव बाल्य अवस्था में ऐसा नहीं कि बाल्य अवस्था में विकास नहीं होगा, विकास तो बताया जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, बट बाल्य अवस्था में आकर क्या उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगती है। ऐसा समझना कि शैशव अवस्था में लगभग 80% डेवलपमेंट हो जाता है मस्तिष्क और शरीर का, लेकिन बाल्य अवस्था में आते आते क्या होता है, उसमें सब में मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। फिर किशोर अवस्था में उसमें और ज्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, और किशोर अवस्था में तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास कंप्लीट ही हो जाता है। लेकिन जितनी तीव्र गति से शैशव अवस्था के अंदर विकास होता है उतना बाल्य अवस्था में नहीं होगा,
उससे कम में जाकर किशोर अवस्था में होता है। यहाँ पर बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसमें आप देखेंगे बच्चे क्या जो शारीरिक अगर हम विकास को देखें उस बच्चे की, तो बच्चा एकदम से देखें 1 महीने के बच्चे को हम देखें, उसी को आप 6 महीने बाद देखें तो तुरंत बहुत बड़ा चेंज आ जाता है उसके अंदर। फिर उस बच्चे को हम 1 साल के बाद देखेंगे तो उसमें और ज्यादा चेंज आ जाएंगे। तो ये जो चीज होती है कि बच्चा की शकल इतनी तेजी से बदलती है, और अगर आप किसी बच्चे को देख जाएं और फिर आकर 2 साल बाद देखें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि बच्चा कौन सा था उसमें। तो इतनी तीव्र गति से उस बच्चों में विकास होता है। तो ये गति जो होती है सहसावस्था में बहुत तीव्र गति से होती है ना। बच्चे के अंदर मानसिक विकास में देखें तो बच्चा दूसरों को देखता है, जैसा वो बच्चा देखता है अपने घर के मेंबर्स को, अपने आस पड़ोस को, तो उसको फॉलो अप करता है बच्चा, है ना। बच्चे के अंदर इमिटेशन की पावर बहुत तीव्र होती है। अभी हम देखेंगे विकास की अवस्थाओं की विशेषता पढ़ेंगे। तो ये इस तरह के आप देखेंगे तो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत से मतलब ये है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में गति सबकी विकास की अलग अलग होती है ना। तो सहसावस्था में सबसे ज्यादा होती है, तीव्र सबसे ज्यादा विकास की गति सहसावस्था में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। बाकी में कम होती चली जाती है। ठीक है, तो मैं समझता हूं इतनी बात है आपके समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं अगला है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे आप सब जानते हैं कि विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है ना, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और मनुष्य अपना सहसावस्था से लेकर और जब तक भी वो जीवित रहता है तब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ विकास, वो अनुभव अपने के आधार पर उसमें विकास होते रहते हैं। तो निरंतर विकास का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है ना। कुछ विकास आप देखेंगे सहसावस्था में अलग तरह का डेवलपमेंट होगा, फिर बाल्यावस्था में आकर कुछ अलग तरह के डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होने लगते हैं, किशोर अवस्था में कुछ और तरह के डेवलपमेंट होने लगते हैं। किशोर अवस्था के बाद आप पहुंचेंगे तो क्या है, वयस्क अवस्था में जब पहुंचते हैं आप तो वहां पर सामाजिक विकास की गति और ज्यादा तीव्र गति से हो जाती है ना। किशोर अवस्था में नैतिक विकास की शुरुआत होती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हम देखेंगे कि इसमें जो लगातार कंटिन्यूटी आती चली जाती है, इसमें कुछ और, उसमें कुछ और, उसमें कुछ और। तो इस तरह स्टेज बाई स्टेज ये चीज बदलती है। निरंतर विकास कहता है विकास तो लगातार हो रहा है, बट किसी अवस्था में किसी तरह का विकास होगा और किसी अवस्था में कुछ और विकास तीव्र गति से होगा। अब इसी में एक बात और आती है कि जो निरंतर विकास के सिद्धांत में बात आई थी, तो इसके जो समर्थक हैं निरंतर विकास के सिद्धांत के, वो मोस्टली थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक इनका नाम ज्यादा उसमें आता है कि इन्होंने बताया कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद स्टैनले हॉल, नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। स्टैनले हॉल का नाम किशोर अवस्था जुड़ा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे उसके लिए बताऊंगा मैं, तब आप समझेंगे। तो किशोर अवस्था में क्या है कि स्टैनले हॉल ने बताया था कि ये जो विकास है निरंतर तो होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये विकास जो है आकस्मिक रूप से होता है, यानी आकस्मिक रूप से यानी अचानक से, जिसे इन्होंने किशोर अवस्था में ज्यादा मतलब स्पेशली माना है। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था में विकास आकस्मिक होता है, क्योंकि बच्चा जब बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें सीधे सीधे क्या होता है कि मेल और फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जो बाल्य अवस्था तक नहीं दिखाई देते हमें क्लियरली। तो इस तरह के विकास तो इन्होंने कहा कि ये आकस्मिक होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बच्चे की आवाज बाल्य अवस्था तक हम देते हैं, कुछ समय स्टेज ऐसा आता है कि हम कह रहे हैं बच्चे की आवाज बहुत तेजी से बदल गई। ये बच्चे की आवाज का बदलना है ना, तो ये बच्चे की आवाज बदलना और जो कुछ भी और मेल कैरेक्टर्स उसमें आने लगते हैं। तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो वो क्या स्टैनले हॉल कहते हैं कि ये सब आकस्मिक होते हैं, अचानक होते हैं। बट वहीं थॉर्नडाइक का कहना था कि ऐसा नहीं है, ये चीजें सब पहले से ही बच्चे के अंदर विद्यमान होती हैं, बट एक समय आने पर, एक सही अवस्था आने पर ये दिखाई देती हैं। तो उन्होंने कहा कि निरंतर विकास का सिद्धांत है, लेकिन वहीं पर स्टैनले हॉल ने इसको आकस्मिक विकास का सिद्धांत का नाम भी दिया था। ये आकस्मिक विकास को फॉलो करते थे जो किशोर अवस्था में आती है बात। तीसरा सिद्धांत आता है इसमें विकास में सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत ये कहलाता है कि सामान्य अवस्थाओं में जब आप देखेंगे बच्चा, जब हम धीरे धीरे क्या होती है, आप देख रहे हैं मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, फिर वही बात घूम फिर कर आती है विकास के सिद्धांत में, क्रमिक विकास हो, क्रमिक तरीके से होता है। तो यही बात कहलाती है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो बच्चा अगर हम देखें चलने या उसके शारीरिक विकास को हम देखें तो शारीरिक विकास के क्रम में भी बच्चा क्या उठना चला, फिर अपने सहारे से सीखा, फिर अपना क्या घुटने के बल चला, फिर चलना सीखा सहारे से, फिर अपना धीरे धीरे फिर वो दौड़ना भागना सीख जाता है। उसी तरह से मानसिक विकास को आपने देखा कि बोलना हुआ, फिर सुनना बोलने से पहले क्या सुनना है ना, फिर उसमें धीरे धीरे आधे अधूरे अक्षरों को बोलना सीखा, फिर उसके अंदर भाषा का डेवलपमेंट हो जाता है। उसी प्रकार से क्या था। तो अब जब हम बच्चा स्कूल में आ जाता है तब क्या करता है,
तब सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाएं। तो यही बात होगी। तो पहले क्या चीजों की बालक सामान्य क्रियाएं करता है, आसानी से किसी चीज को पकड़ना है, छूना है, चलना है, फिरना है, बोलना है, इन चीजों को सीखा। उसके बाद में फिर उसने स्पेशलाइजेशन हासिल करना शुरू कर दिया उसने, है ना। अब वो समझ लगा भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, स्पष्ट रूप से भाषा का प्रयोग करने लगता है। उसे जो चीज चाहिए होती है, जो कुछ कहना होता है, वो स्पष्ट रूप से बच्चा कहना सीख जाता है भाषा के माध्यम से। तो उस भाषा का प्रयोग क्या है, वो ये विशिष्टता होगी उसकी। पहले कहा आधे तो अक्षर बोले, अब क्या बोलने शुरू कर दिया उसने, पूरी भाषा को समझ लिया। ठीक है। फिर उसी चीज में हम देखें आगे, फिर बच्चे में क्या होती है, एक मेमोरी डेवलप होने लगती है। मेमोरी डेवलप होती है तो फिर क्या होता है, बच्चे के अंदर तर्क, रीजनिंग पावर आने लगती है। रीजनिंग पावर के बाद में बच्चा क्या होता है, फिर और अगली स्टेज में जब पहुंच जाता है, हम कह सकते हैं किशोर अवस्था में पहुंचता है, तब वहां पर क्या है, प्रॉब्लम सोल्विंग उसके अंदर ये जो चिंतन है ये डेवलप होने लगता है। किसी समस्या का ये समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारी चीजें आने लगती हैं। तो आप देखेंगे तो यानी जैसे जो मैच्योरिटी आती है, तो वो मानसिक विकास में भी मैच्योरिटी उसी तरह से आने लगती है। तो सामान्य क्रियाएं करना, उसके बाद सामान्य क्रिया के बाद विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करना, है ना। तो ये सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत में ये है कि बच्चा पहले कुछ सामान्य जनरल क्रियाएं करता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, फिर वो विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को आसानी से सीखने भी लगता है और आसानी से करने भी लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बाल्यावस्था की जो स्टेज है, क्रियाएं हैं सॉरी, वो शैशवावस्था में करने लगे या किशोर अवस्था की बाल्यावस्था में आ जाए। ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है। तो ये मतलब है इसमें, चाहे वो हाथ पैरों को चलाना हुए या और भी, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। तो ये सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का तात्पर्य यहाँ पर है। अगला सिद्धांत जो कहता है विकास का, ये कहता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत में क्या है, ये जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि समान प्रतिमान का सिद्धांत या जो भी इस तरह थ्योरीज आई, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत उन्हीं के अंतर्गत ये बात बताता है कि प्रत्येक जीवधारी में क्या होती है, कुछ ना कुछ अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। भले से ही विकास एक क्रमिक रूप में हो रहा हो, विकास की अवस्थाओं में गति सबकी अलग अलग हो, लेकिन जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता में क्या है कि प्रत्येक कक्षा में अगर आप देखें तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति, समझने की गति, सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता यानी मेमोरी लेवल, ये सब अलग अलग होता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि बहुत सारी समानताएं होते हुए भी सभी बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं, अलग अलग तरह की गति से समझते हैं, है ना। उन्हें एक से माहौल में हम रखते हैं, क्लास में एक जैसा एटमोस्फेयर होता है, एक ही टीचर सब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। शारीरिक डेवलपमेंट की बात करें हम चाहे हम उसके मानसिक विकास की बात करें, या हम उसके मॉरल डेवलपमेंट की बात करें, या उसके भाषा विकास की डेवलपमेंट की बात करें, तो आप देखते हैं क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से यहाँ तक हम कह सकते हैं कि भाई बहन एक जैसे, उनका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। भाई बहन को जबकि क्या है, आनुवांशिक रूप से भी सारी चीजें उनके अंदर एक जैसी हैं और एटमोस्फेयर भी एक जैसे ही माँ बाप देते हैं बच्चों के लिए, बट उनमें भी क्या होते हैं, आप देखते हैं कि अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता है। किसी का इंटरेस्ट किसी में होता है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी में होता है। तो यहाँ तक कक्षा को भी अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो फिर भी हम देखते हैं कि बहन भाइयों तक में भी ये अलग अलग डेवलपमेंट भिन्न गति से होता है, भिन्नता पाई जाती है दोनों में, है ना। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है कि सभी जीवधारी में अलग अलग तरह से विकास की गति होती है, जो होता है वो भिन्न अलग अलग तरीके से होती है। अब अगला जो थ्योरी आपकी है विकास क्या है, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की इंपॉर्टेंट है, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें आप देखें कि जो डेवलपमेंट है, अगर हम देखें डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो जो डेवलपमेंट है ये वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और दोनों की एनवायरमेंट, इनका गुणनफल कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि विकास पर जो इफेक्ट पड़ता है वो वंशानुक्रम का भी पड़ता है और एनवायरमेंट का तो मोस्टली रोल होता है। अगर हेरिडिटी 30% है तो विकास का रोल 70% है। अभी देखेंगे आप इसमें वंशानुक्रम और पर्यावरण का इफेक्ट हम पढ़ेंगे। तो वंशानुक्रम और दोनों ही हेरिडिटी इसको डेवलपमेंट के लिए प्रभावित करते हैं। विकास में जहां जो आनुवांशिकता होती है या जो आनुवांशिक कैरेक्टर आते हैं, जो हेरिडिटी होती है, जहां एक आधार देती है जिसको हम बदल नहीं सकते, जो शारीरिक लक्षण होते हैं बच्चे के, वो सब हेरिडिटिकल हो गए। वहीं पर जो डेवलपमेंट एनवायरमेंट रूप से उसको प्रभावित करेगा। विकास के और जो पक्ष होंगे, अगर हम देखें शारीरिक विकास को अलग हटा दें तो मानसिक से लेकर और जितने भी
सामूहिक विकास हो गए, सामाजिक विकास हो गए, नैतिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब क्या है, ये सब एनवायरमेंट के आधार पर इनको बढ़ाया घटाया जा सकता है। यानी ये क्या है, एनवायरमेंट के जरिए बच्चा सीख सकता है कि ये एक्वायर्ड उसकी पावर है बच्चे की, जो सब में अलग अलग होती है। जो विभिन्न गति का सिद्धांत यही कहता है कि वातावरण से हम क्या चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सब में उसको एक्सेप्ट करने की पावर सब में अलग अलग है, उसकी क्षमता सबकी अलग अलग बच्चे की। तो वही चीजें किसने क्या चीज एनवायरमेंट से ली, कैसे एनवायरमेंट में रहा, तो बच्चे के अंदर का डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से हो जाएगा। जहां उसे प्लेटफॉर्म तो मिला अनुवांशिक रूप से, बट उस प्लेटफॉर्म पर उसने आगे की दीवार खड़ी करी, वो किस प्रकार से की। तो ये दोनों चीजें उसको इफेक्ट करती हैं, दोनों चीजों का ही इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में। तो मतलब दोनों चीज इफेक्ट कर देंगे उसके लिए। अगला सिद्धांत जो है इंपॉर्टेंट है काफी, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत और ये निकट दूर नियम का सिद्धांत। ये विकास के दोनों ही सिद्धांत जो है आपके, ये प्रीनेटल स्टेज से जुड़े हुए, यानी गर्भावस्था के सिद्धांत है। ये पहली बात इंपॉर्टेंट है कि ये सिद्धांत किसके हैं, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो ये मैं लिख देना यहां पर क्या है, प्रीनेटल, प्रीनेटल स्टेज। ये दोनों डेवलपमेंट आप देखेंगे, है ना। मस्तकोन्मुखी सिद्धांत जिसको हम कहते हैं क्या है, सिफेलोकोडल कहते हैं, ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकोडल सीक्वेंस। और निकट दूर नियम को हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल लॉ। तो ये सिद्धांत क्या बताता है, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत नाम से स्पष्ट है कि पहले जो गर्भावस्था में क्या होता है, बच्चे का सर डेवलपमेंट होता है, यानी मस्तिष्क का निर्माण होता है, सिर का डेवलपमेंट होगा, मस्तिष्क बनता है। उसके बाद उसका ट्रंक रीजन, यानी जिसको हम धड़ बोलते हैं हिंदी में, ट्रंक बनेगा, पहले हेड और फिर पैर। तो कह सकते हैं आप हेड टू फुट, हेड टू फुट। तो ये सिद्धांत कहलाता है कि पहले सिर, फिर धड़, फिर पैर, इस प्रकार से विकास होता है गर्भावस्था में बच्चे का। जो उसके एम्ब्रियो के बाद में जब हम देखते हैं, उसके बाद में जिस तरह से डेवलपमेंट की जो सीक्वेंस चलता है, तो ये है मस्तकोन्मुखी सिद्धांत, मस्तक से पैर तक का सिद्धांत। उसी चीज में फिर क्या आता है, जब ट्रंक रीजन बनने लगता है, ट्रंक रीजन बना, अब ट्रंक रीजन में बनता है तो ये निकट दूर नियम का सिद्धांत कहलाता है। ये केंद्र से परिधि का सिद्धांत भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर इसमें डेवलपमेंट होता है। तो ट्रंक रीजन जब हुआ, तो ट्रंक रीजन में अब क्या हुआ, तो यानी पहले पेट और यानी ट्रंक बना। तो पहले अगर हम देखें कि धड़ के जो डेवलपमेंट की बात है, तो इसमें धड़ में क्या होगा, पहले धड़ का डेवलपमेंट यानी पेट के ऑर्गन्स बनेंगे सारे, उसके बाद फिर हाथ पैर बनते हैं, और उसके बाद फिर इनके आगे फिंगर्स, उंगलियों का डेवलपमेंट होता है ना। तो सीने से हाथ पैर, फिर उंगलियों, यानी बीच के हिस्से से हम नीचे की ओर चले और फिर ऊपर की ओर चले, साइडों की ओर चले। तो केंद्र से परिधि की, इसलिए निकट दूर कहा है इन्होंने, निकट से दूर। तो पहले निकट वाले पार्ट का डेवलपमेंट हुआ, फिर उसमें हाथ पैर और फिर फिंगर्स का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, एक तो बात है कि प्री नेटल स्टेज से जुड़े हुए हैं, दूसरी इन दोनों ही स्टेज में सिर धड़ पैर पहले में इस तरह से होगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। ये कहलाता है सिर धड़ पैर, और अब धड़ रीजन में किस तरह से डेवलपमेंट होगा, तो ये चीज ये बताती है कि वहीं पर आता है ये निकट दूर नियम का सिद्धांत, प्रोक्सिमो डिस्टल लॉ, है ना, केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत। तो इसमें धड़ बना, फिर हाथ पैर, फिर फिंगर्स बनती है। तो ये मतलब हो गया, है ना, बीच से परिधि की ओर चलना। तो ये सिद्धांत हमारे इस बात को बताते हैं कि ये गर्भावस्था में किस प्रकार से विकास होता है। इंपॉर्टेंट है, कहीं यहाँ से अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बना है और आया भी है। और ये एक थोड़ी इसी में एक नई बात और जोड़ दी मैंने, तो इसी में यहाँ पर इससे भी सब आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगला है, आप देख रहे हैं 11 पॉइंट है कि एकीकरण का सिद्धांत। इस एकीकरण का सिद्धांत का मतलब है एकजुट हो जाना, शरीर के अंगों का तालमेल बैठाना। इसका हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत जो है शारीरिक नियंत्रण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो शारीरिक नियंत्रण का जो सिद्धांत है ये बताता है कि बच्चा किस प्रकार से अपने शरीर पर नियंत्रण पाता है। शरीर पर नियंत्रण पाना मतलब हो गया कि किस, जैसे आप देखते हैं बच्चे को अगर सब शैशवावस्था में होता है और जब लगभग 3, 4, 6 महीने की स्टेज तक होता है, तो बच्चा लेटा हुआ आराम बिस्तर पर,
अब उसको कोई चीज दिखाई देगी, उस स्टेज में बच्चा क्या करेगा, तुरंत अपने उसको उठाने की कोशिश करता है, हाथ पैर चलाएगा। अब वो उसके हाथ में आ भी जाती है, कभी कभी वो गिर भी जाती है उसके। क्यों? क्योंकि उससे अभी अपनी उंगलियों का प्रयोग नहीं आया करना, वो अपने हाथ पैरों को चलाना सीख गया, हाथ पैर लगा, वो चीज नीचे गिर गई। अब उसको उठाने की भी कोशिश करता है कभी कभी, तो उसके चक्कर में खुद भी गिर जाता है, लेकिन वो चीज हाथ नहीं आती उसके। क्यों? क्योंकि उसने अपनी उंगलियों को चलाना नहीं सीखा। तो ये कहलाता है एकीकरण, शरीर का बैलेंस बनाना। अभी जब चलता है तो चलते चलते गिर जाता है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके अंदर सहारे से चलना शुरू करता है, उंगली पकड़ के चलना शुरू करता है, तब उस बच्चे को संभलना आता है। तो ये कहलाता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, कि हम किस प्रकार से बच्चा अपने शरीर पर, शारीरिक अंगों पर नियंत्रण करना सीखता है, और किस प्रकार से अपने हाथ पैरों से और फिर उंगलियों का या और बॉडी पार्ट्स का यूज करना सीखता है। ये एकीकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है फिर आपका विकास के पूर्व अनुमान का सिद्धांत। विकास के पूर्व अनुमान का सिद्धांत से मतलब यहाँ पर ये विकास के पूर्व अनुमान में कि हम बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है, आप देखेंगे जब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो जाता है, तो ये डेवलपमेंट के जो एक सीक्वेंस है, तो माँ बाप जो है बच्चे का एक जब सहसा अवस्था में होता है, तो हम कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। पूर्व अनुमान तो वहां पर लगा लिया बच्चों का। और जहां तक जो फ्राइड है वो तो ये भी कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होना था वो सहसा अवस्था में हो जाता है, और उसी में जो कुछ बनना होता है वो सहसा अवस्था में बन जाता है। तो वहां कहने का आशय ये है, तो वो सिद्धांत यही है कि बच्चे का पूरा अनुमान लगा लेना, बच्चे की नेचर कैसी है ना, वो दिखाई दे जाती है उसके पालने में कि हाँ भी भैया जब चलना सीखता है या सहसा होता है, लास्ट तक भी होता है कि कौन बच्चा किस नेचर का है ना, मतलब बहुत खुश मिजाज रहेगा या बहुत चिड़चिड़ा उसकी नेचर है, किस तरह की स्टेज उसके जो डेवलपमेंट की जो है, जिस डेवलपमेंट जो होता है, तो वो उससे अनुमान लग जाता है कुछ कुछ कि बच्चा पढ़ने की ओर प्रवृत्त होगा, खेलने की प्रवृत्ति में होगा। फिर और आगे भले से चाहे वो उस तरह से नहीं बने या उसको एनवायरमेंट कैसा मिले, वहां चेंज हो सकती बात वो, लेकिन ये है अनुमान उसका लगाया जा सकता है। उसके बाद जब बच्चा स्कूल में आना शुरू करता है, तो वहां पर भी बच्चा जब पढ़ता है, टीचर के सामने रहता है, तो वहां जैसी एक्टिविटीज करता है, हर तरह की एक्टिविटीज स्कूल में होती है, तो उनके आधार पर भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चे का जो विकास है साहब इस तरह से हो रहा है, तो वो किस ओर जाने की प्रवृत्ति उसमें रखता है। तो पूर्व अनुमान का मतलब है कि बच्चे की विकास की स्टेज को देखते हुए किस तरह का डेवलपमेंट होता है उसका हम अनुमान लगा लेना। तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं कि हाँ बच्चे के अंदर ऐसे गुण है तो अच्छी लाइन में जा सकता है, सही वातावरण मिल जाए उसके लिए। तो कोई बच्चों में और तरह की प्रवृत्तियां हो जाती हैं, तो उनका तो यही तो अनुमान है सारा, है कि बच्चा पॉलिटिक्स में जाएगा, या बच्चा कोई संगीतकार बन सकता है, किसी में गाने के लक्षण है, अच्छा गाता है, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये सब पूर्व अनुमान का मतलब यहाँ पर क्या है कि विकास के आधार पर उसका एक प्रिडिक्शन करना। फिर अब हम आगे चलते हैं। 13 पॉइंट हमारा कहलाता है विकास के परिवर्तन का सिद्धांत। विकास परिवर्तन का सिद्धांत भी यही कहलाता है कि विकास जैसे बताया कि एनवायरमेंट इसको इफेक्ट करता है, तो एनवायरमेंट जब इफेक्ट करता है तो विकास ऐसा परिवर्तित हो जाता है। विकास जो है, जब हमने ये अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था विकास क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक, यानी बच्चे में अच्छे गुण भी डेवलप हो सकते हैं और नेगेटिव गुण भी डेवलप हो सकते हैं, और उनको परिवर्तित भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विकास अगर एक बार अवस्था में कुछ गुण आ गए, इस तरह के बच्चे में शैतानी आ गई, या कुछ और आपराधिक प्रवृत्ति आ गई, कुछ नशे की प्रवृत्ति आ जाती है बाल अवस्था में, या किशोर अवस्था में कुछ और भी ज्यादा इस तरह की आदतें बच्चों के अंदर आ जाती है, तो वो आगे सुधारी नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है। तो परिवर्तन यही कहलाता है कि उसके अंदर कुछ इस तरह की हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, अच्छी आदतें को में उनको बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कन्वर्ट किया जा सकता है। या बच्चे के अंदर किशोर अवस्था तक बहुत अच्छी हैबिट्स हैं, बट बाद में एनवायरमेंट ऐसा मिला कि वो बच्चा बिगड़ जाता है, जैसे कहते हैं। तो वो विकास परिवर्तन यही है कि उसको अगर एटमोस्फेयर सही मिलेगा तो विकास जो उसकी बच्चे की परिवर्तन गति है, वो परिवर्तन उसमें किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो पर्यावरण के आधार पर ये चीज है कि उसमें परिवर्तन पॉसिबल है, तो विकास में परिवर्तन संभव है। लास्ट जो थ्योरी है आपकी 14, ये कहलाती है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत विकास का, या वर्तुलाकार भी कहते हैं, वर्तुलाकार या चक्राकार। जैसे चक्राकार को मैं बता रहा हूं कि जैसे चक्राकार में जैसे स्प्रिंग होता है, चक्राकार से मतलब क्या है, स्प्रिंग के आकार का। ये इससे मतलब हमारा ये है कि विकास जो होता है, जैसे अभी हमने बताया कि अलग अलग गति से होता है, कहीं देखा आपने, कहीं स्टेजेस में देखा, कहीं में आपस में कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो वही वर्तुलाकार में यही चीज आ रही है कि विकास ऐसा नहीं कि एक सीधी रेखा में हो जाए, है ना, कि तुरंत जैसे ये बताई, जहां हमने मानसिक विकास को या शारीरिक विकास को बताया, अगर उन्हें हंसना बोलना इस तरह से आ रहा है,
ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, सारी चीजें मिक्सअप हो गई। चक्राकार कहता है कि विकास का क्रम सीधी रेखा में तो न होकर बल्कि वर्तुलाकार, यानी किसी स्टेज में सहसावस्था में आपने देखा कि बच्चे के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन बाल्यावस्था में वहां क्या चाहिए, उसमें अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है ना, उसकी बोन्स मसल्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर मानसिक विकास और परिपक्व हो जाता है। तो ये सारी परिपक्वता उसके अंदर आने लगती है, जो किशोर अवस्था में और ज्यादा तीव्र गति से आने लगती है, और ज्यादा सामूहिक विकास डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर, जहां पर यहाँ पर आपके हंसना, भय या चिंता, ये चिंता जो एक सामूहिक विकास चिंता है ना, ये किशोर अवस्था में डेवलप हो जाता है। तो सामूहिक विकास इस अवस्था में और ज्यादा अलग अलग तरह के होने लगते हैं। फिर अगली स्टेज में आप देखेंगे फिर सामाजिक विकास बच्चे के अंदर होने लगता है। तो मतलब कहना ये कि जो विकास सहसावस्था में थे तो वो भाव कुछ रुक गए, धीमे पड़ गए। बाल्यावस्था में वो उनका जो हो गया वो चीज दूसरी तरह से हो गई, विकास हो रहा है लेकिन उनका अब क्रम बदल गया, इनका जो विकास की जो आयाम है वो अलग अलग हो गए। यहाँ पर नैतिक विकास शुरू हुआ था लेकिन अभी सामाजिक विकास उतना नहीं था, लेकिन किशोरावस्था में सामाजिक विकास की गति बढ़ गई, जो वयस्कावस्था में और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। भाषा विकास जो सहसावस्था में कम था बट बाल्यावस्था में और ज्यादा हुआ, किशोरावस्था में बहुत ज्यादा स्पष्ट और क्लियर हो जाता है और भाषा पर व्याकरण का प्रयोग करना बच्चा सही प्रकार से सीख जाता है। तो यही सिद्धांत वर्तुलाकार सिद्धांत यही बताता हमें कि सीधा ना होकर बल्कि कभी भाषा का विकास तीव्र हो जाएगा किसी अवस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से हो जाएगा, किसी में सामाजिक विकास तीव्र गति से होगा। ये सब चीजें कहलाती हैं। तो ये कहलाता है हमारा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या वर्तुलाकार सिद्धांत। तो अब आप देखेंगे विकास के जो इतने सिद्धांत, मैंने ये 14 सिद्धांत आपको बताए हैं, तो मैं इसमें आपको 100% एक नंबर का क्वेश्चन, एक या दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अक्सर इनसे मिलते हैं। डायरेक्ट भी क्वेश्चन इनसे मिल सकता है आपके लिए कि जैसे इसमें से कोई भी थ्योरी हो सकती है, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये भी बात आ सकती है, इसीलिए मैंने इसको 14 पॉइंट बनाए हैं आपके लिए। तो एक तो ये बात, दूसरे एग्जाम्पल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बच्चा पहले किसी चीज को पकड़ना सीखता है लेकिन बाद में धीरे धीरे अंगों पर नियंत्रण करना सीखता है, तो विकास के किस चीज में आता है ये, तो सब वो एक ही के सिद्धांत में चीज आती है ना। कोई बच्चा पहले खेलना सीखता है, बाद में उसको और तेजी के साथ उसमें स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे, मैं बाद में उनको कराऊंगा। तो आप देखेंगे या बच्चे में जो शारीरिक विकास है वो अगर अवरुद्ध हो जाता है तो उसका मानसिक विकास बिगड़ जाता है, या संवेग विकास चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, तो ये विकास है किस प्रकार के सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये संबंध विकास के अंतर्गत आ गया है ना। ये हमने बताया था प्रीनेटल स्टेज, जो गर्भावस्था के सिद्धांत है, मस्तक सिद्धांत किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, या निकट दूर नियम का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, या सिफेलोडोकॉर्डल ये मस्तक सिद्धांत है इससे क्या मतलब है। ये बहुत सारे प्रश्न इससे यहाँ पर बन सकते हैं। तो एग्जाम्पल बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। इसलिए मैंने कहता हूं कि हमेशा मेरी वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो आने में मेरी इसमें काफी टाइम लगा, बीच में गैप हो गया, बट आगे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बीच में मेरी वीडियो आती नहीं, लेकिन जो भी वीडियो आए देर सवेर जैसे भी आए, लेकिन आप उनको प्लीज एंड तक जरूर देखें, तभी उससे आपको लाभ मिलेगा और 100% उससे क्वेश्चन मिलेगा। आप इसको जब आप देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप पाएंगे कि हाँ इससे क्वेश्चन कोई बचा नहीं है। ये मेरी ऐसी कोशिश रहती है हमेशा। तो ठीक है, सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।